दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा है। उसके साथ उसकी दोनों बहनें भी हैं। तीनों भाई बहन मिलकर फूट फूट कर रो रहे हैं। तभी वहां से एक महिला अधिकारी अपनी गाड़ी लेकर गुजरती है। जब उन्हें लड़के का रोना सुनाई देता है तो वो गाड़ी रोककर उसके पास आती है। वह महिला अधिकारी लड़के से पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो? लेकिन लड़का कुछ नहीं कह पाता। लेकिन उसकी बहन उस महिला को पूरी बात बता देती है। इस बात को सुनने के बाद वह महिला अधिकारी उनसे कहती है कि मैं तहसील के बाहर गाड़ी लेकर खड़ी हुई हूँ, तुम लोग वहीं पर आ जाओ और मैं वहीं पर तुमसे आगे की बात करूँगी। दोस्तों, आखिर क्या कहानी थी? किस वजह से वह लड़का उस पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बहनों के साथ रो रहा था और इतना ज़्यादा दुखी था? और क्या कहा था उसकी बहन ने उस महिला अधिकारी से? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यह एक कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां एक लड़का रहता है जिसका नाम है अमन। अमन के घर में उसकी दो बहनें हैं और माता पिता पहले ही गुजर चुके हैं। उनके पास एक छोटी सी ज़मीन है जिस पर वह खेती बाड़ी करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं। फिर एक दिन सुबह सुबह एक गाड़ी उनके घर के सामने आ जाती है। कुछ लोग घर के अंदर से अमन को आवाज़ लगाते हैं। जैसे ही अमन बाहर निकलता है, उसे पकड़कर ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर डाल दिया जाता है और सीधे तहसील ले जाया जाता है। वहाँ अमन की पुश्तैनी ज़मीन के कागज़ पहले से तैयार थे। अमन से कहा जाता है, इन कागज़ों पर दस्तखत कर दो। अब अमन को ना चाहते हुए भी उन कागज़ों पर दस्तखत करने पड़ते हैं। दस्तखत करने के बाद उसके मन में यह बात बार बार घूम रही थी कि उसकी पुश्तैनी ज़मीन अब उसके हाथ से जा रही है। इसके बाद अमन और वह व्यक्ति जो उसे लाए थे, साथ में एक वकील, सभी लोग रजिस्टर के ऑफिस की तरफ चल देते हैं। जाते हुए अमन के दिमाग में वही बातें घूम रही थी। ऑफिस के अंदर सुमिता नाम की तेज तर्रार पीसीएस अधिकारी बैठी हुई थी, जिसके सामने एक टेबल थी और टेबल पर कुछ फाइलें रखी हुई थी। वहां जाने के बाद अमन को ऑफिस के अंदर भेजा जाता है। जैसे ही अमन सामने वाली चेयर पर बैठता है, उसके चेहरे को देखकर सुमिता मैडम को कुछ महसूस होता है। उसके बाद सुमिता उसकी फाइल अपने हाथ में लेती है और उसमें से उसका नाम पढ़ती है। फिर वह पूछती है, अमन जी, यह बताइए आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? अमन कहता है, मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी सी परेशानी है और इसी वजह से मैं उदास आपको दिखाई दे रहा हूँ। तभी सुमिता मैडम कहती है, यह बताइए क्या इस ज़मीन को बेचने से आपकी परेशानियों का समाधान हो जाएगा? अमन उत्तर देता है, हाँ मैडम, हाँ, शायद इस ज़मीन को बेचने से मेरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसके बाद सुमिता उसे पूछती है, क्या आपको पैसे मिल गए हैं या कुछ बकाया बाकी है? जो अमन है वो मायूस चेहरे से कह देता है, मैडम मुझे पूरे पैसे मिल गए हैं और इस ज़मीन को मैं अपनी मर्ज़ी से इनके नाम कराना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और दो चार आंसू मैडम के ऑफिस में रखी हुई टेबल के ऊपर गिर जाते हैं। अब उन्हें देखकर मैडम समझ जाती है, लेकिन यहाँ पर अमन ने जो कहा था उस बात की ज़्यादा अहमियत रखी जाती है। इसके बाद अमन को बाहर भेज दिया जाता है। अब इसके बाद जो ख़रीदार थे उन्हें अंदर बुलाया जाता है। ख़रीदारों में से दो व्यक्ति ऑफिस के अंदर जाते हैं और अंदर आने के बाद सुमिता मैडम उनसे कहती है, यह बताइए अब कितनी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आप यहाँ आए हैं? उसके बाद उनमें से एक व्यक्ति कहता है, इसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, केवल 4 बीघा है और उसी की रजिस्ट्री करवाने के लिए हम आए हैं। ऐसा कहकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं और इस बात से मैडम को थोड़ा शक हो जाता है। तभी वह उससे पूछती है, यह बताइए आपने इसके पैसे दे दिए हैं? तो वह व्यक्ति कहता है, हाँ, इसके पैसे हमने दे दिए हैं। सुमिता मैडम एक बार फिर से पूछती है कि कुछ पैसे रह तो नहीं गए हैं कि बाद में कोई दिक्कत हो? वे कहते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरे पैसे हम चुका चुके हैं।
और जितने की इसकी ज़मीन है उससे भी ज़्यादा पैसे हम इसे दे चुके हैं। इसके बाद मैडम उन कागज़ों पर साइन कर देती है और उन लोगों को बाहर के लिए भेज देती है। वह कागज़ों को आगे टाइपराइटर पर टाइप करने के लिए दे देती है। दोस्तों, इसके बाद वह व्यक्ति बाहर चले जाते हैं और बाहर जाने के बाद सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। हंसते हुए वे लोग पार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो अमन था वह बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह अपने अंगूठे पर लगी हुई उस साइन को देखता है जिसकी वजह से आज उसकी वह ज़मीन जिस पर उसके पूर्वज कभी खेती किया करते थे उसके हाथ से चली गई है। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसके बाद वे लोग गांव में जाते हैं और गांव में जाकर अपने घर पर जश्न मनाने लगते हैं। अब यह बात जैसे ही अमन की बहनों को पता चलती है तो उन्हें अपने भाई की चिंता होती है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके भाई को काफ़ी दिनों से टॉर्चर किया जा रहा है और आज उसे ज़मीन का नाम करवाने के लिए तहसील ले जाया गया है। अब वो जैसे ही देखती है कि वह लोग तो आ गए हैं लेकिन उनका भाई नहीं आता है तो दोनों बहनों को चिंता होती है। वह गांव से एक ऑटो लेकर उसी तहसील में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद दोनों बहनें अपने भाई को ढूंढने लगती हैं और देखते देखते उन्हें पता चलता है कि उनका भाई एक पेड़ के नीचे मायूसी की हालत में बैठा हुआ है। वहां जाकर वह कहती है, भैया आप अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैसे ही अमन यह सुनता है उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वह अपनी बहनों की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। जैसे ही वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है तहसील में और भी लोग वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं और उसे उसके रोने का कारण पूछने लगते हैं। उधर उसकी बहनें भी अपने भाई को इस तरह से रोता हुआ देखकर नहीं रुक पाती और उनकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। वह भी अपने भाई के साथ फूट फूट कर रोने लगती है। सभी लोग उनसे पूछते हैं, आखिर बात क्या है, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? तभी एक बहन कहती है, कोई बात नहीं है, हमारी ज़मीन बिक गई है और उसी को लेकर हम लोग परेशान हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सोचते हैं कि यह तो रोज़ का है, यहाँ पर रोज़ किसी न किसी की ज़मीन बिकती है और लोग इसी तरह से रोया करते हैं। वे लोग वहाँ से चले जाते हैं लेकिन अमन वहीं पर फूट फूट कर रोता रहता है। तभी उसकी बहन उसे समझाती है और कहती है, भैया कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब तुम ऐसा करो, घर चलो, काफ़ी शाम हो गई है और हमें घर लौटना चाहिए। लेकिन अमन, जिसे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख था कि उसकी पुश्तैनी ज़मीन उसके हाथों से निकल गई है, वहीं पर रोता रहता है। उसकी बहनें उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन अमन की स्थिति इतनी गंभीर थी कि वह रोने से रुक नहीं पा रहा था। तहसील को बंद होने का समय हो चुका था और वहाँ के सभी लोग, वकील, टाइपराइटर और जो भी वहाँ पर रहते थे, धीरे धीरे घर जाने लगे थे। थोड़ी देर बाद सुमिता मैडम अपनी गाड़ी में बैठकर अपने ड्राइवर के साथ घर जाने के लिए तहसील से निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी उनकी नज़र उस अमन पर पड़ जाती है जो बाहर बैठकर फूट फूट कर रो रहा था और उसकी बहन उसके साथ बैठी हुई थी और वह भी रो रही थी। सुमिता मैडम ने उनकी स्थिति को देखकर सोचा कि शायद कुछ मदद करनी चाहिए। उसके बाद सुमिता मैडम ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा और अमन तथा उसकी बहनों को अपने पास बुलाया। जैसे ही अमन मैडम की तरफ देखता है वह अपनी बहनों के साथ उठकर उनके पास आ जाता है। सुमिता मैडम ने अमन से पूछा, अमन यह बताओ तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? अगर कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकते हो, आखिर मैं एक अधिकारी हूँ। अमन तो कुछ नहीं कह पाता लेकिन उसकी छोटी बहन ने एकदम से कहा, हाँ मैडम, हमें परेशानी है। हमारी जो ज़मीन आज बिकी है उसे हमसे ज़बरदस्ती छीना गया है और ना ही हमें कोई पैसे मिले हैं। इस बात को सुनकर सुमिता मैडम ने कहा, ठीक है तो ऐसा करो, तुम लोग बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रही हूँ। सुमिता मैडम को पता था कि सिस्टम किस तरह का होता है। उन्हें लगा कि यहाँ पर कोई जानने वाला आदमी होगा और अगर वह इस मामले के बारे में बात करेंगी तो हो सकता है इनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए या कुछ गलत हो जाए।
इसके बाद सुमिता मैडम तहसील के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। अमन और उसकी बहनें धीरे धीरे उनकी गाड़ी तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद सुमिता मैडम ने अमन और उसकी बहनों को गाड़ी में बैठा लिया। अमन ड्राइवर के साइड वाली सीट पर बैठ जाता है और जो अमन की दोनों बहनें थी वह मैडम के साथ उनके पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। इसके बाद सुमिता मैडम उन्हें लेकर डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है, जहां पर उन्हें सरकारी आवास मिला हुआ था। वहां जाने के बाद बैठक वाले हॉल में उन तीनों को बैठाने के बाद मैडम घर के अंदर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद सुमिता मैडम अपने कपड़ों को बदलकर दोबारा से उनके पास आती है और उनसे उनकी पूरी कहानी पूछने लगती है। अमन अपनी पूरी कहानी बताने लगता है। वह कहता है, मैडम मेरे घर में मैं और मेरी बहनें रहते हैं। मेरे माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी है और हमारे पास यही पुश्तैनी ज़मीन थी जिससे हम खेतीबाड़ी करके अपना घर का गुजारा कर रहे थे। लेकिन ये लोग जिन्होंने मेरी ज़मीन को हड़प लिया है, गांव में इसी तरह से लोगों की ज़मीन को हड़पते हैं। सुमिता मैडम को यह बात पहले से ही पता थी, क्योंकि जितने दिनों से वह वहां अपना कार्यभार संभाल रही थी, उस दौरान उनकी 11वीं और 12वीं रजिस्ट्री हुई थी, जो आज उन्होंने करवाई थी। इसके बाद अमन उन्हें बताता है, इन लोगों ने मुझे धमकी दी और कहा कि तुम्हारे पिता ने हमसे कुछ कर्ज लिया था और उसका ब्याज लगाकर अब इतना कर्ज हो गया है कि अगर तुम अभी हमें अपनी ज़मीन दे दो तो वह कर्जा चुकता हो जाएगा। अगर तुमने अपनी ज़मीन हमें नहीं दी तो तुम्हारा घर भी चला जाएगा, और अगर तुम इन पैसों को नहीं चुकाते हो तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। यहाँ तक कि मुझे और मेरी बहनों को लेकर भी गलत बातें कही गई थी। इस बात को कहते हुए अमन फूट फूट कर रोने लगता है। अपने भाई को रोता हुआ देखकर उसकी दोनों बहनें भी फूट फूट कर रोने लगती हैं। सुमिता मैडम उन्हें चुप कराती है और सुमिता मैडम को पूरा मामला समझ में आ जाता है। इस मामले को समझने के बाद सुमिता मैडम अमन और उसकी बहनों को लेकर पास के एक एसडीएम साहिबा के घर पहुंच जाती है, जो वहीं की एसडीएम थी। वहां जाने के बाद अमन और उसकी बहनों ने पूरी कहानी एसडीएम साहिबा को बताई। सुमिता मैडम ने पहले ही एसडीएम साहिबा से बात की थी और कहा था कि यह लोग अवैध तरीके से ज़मीनों को अपने नाम करवा रहे हैं, लेकिन एसडीएम साहिबा के पास कोई सबूत नहीं था और ना ही कोई व्यक्ति उनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार था। जैसे ही एसडीएम साहिबा को पता चलता है कि अमन और उसकी बहनों के साथ अन्याय हुआ है और ये लोग गवाही दे सकते हैं, वह अमन से बात करने लगती है और अमन को दिलासा देते हुए कहती है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे हम ठीक कर सकते हैं अगर तुम हमारा साथ दो। अमन हाथ जोड़कर और आंसुओं से भरी आंखों से कहता है, मैडम अगर मैंने ऐसा किया तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। हमें गांव के अंदर रहना है और इन लोगों के कारण हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। गांव के सभी लोग इनसे डरते हैं और कई लोगों की ज़मीनें इन्होंने इसी तरह से हड़प रखी है। मेरी क्या मजाल है कि मैं इनके सामने खड़ा हो जाऊं। अगर आप ऐसा कुछ करोगी और मैं आपका साथ दूंगा तो यह लोग मुझे गांव में जीने नहीं देंगे। एसडीएम साहिबा अमन को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार और कानून नाम की भी कोई चीज़ है। अगर ऐसे ही सब लोग करने लगे तो गरीब लोगों का क्या होगा। इसी वजह से कानून को बनाया गया है। अगर तुम हमारा साथ देते हो तो तुम्हारी ज़मीन को तुम्हें हम वापस दिला देंगे। इस बात को सुनकर अमन पहले तो राज़ी हो जाता है, लेकिन फिर वह अपनी बहनों की चिंता करते हुए कहता है, मैडम मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अपने परिवार की सुरक्षा सबसे पहले चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हम और मुश्किल में पड़े। एसडीएम साहिबा समझाती है कि अमन की चिंताएं सही है। वह उसे आश्वस्त करने की कोशिश करती है और कहती है, देखो अगर तुम डरते रहोगे तो यह लोग और भी अधिक साहसिक हो जाएंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम हमारे साथ खड़े होते हो तो हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अमन कुछ सोचने लगता है। उसकी बहनों की चिंताएं उसे परेशान कर रही थी, लेकिन उसे भी अपनी पुश्तैनी ज़मीन की याद आती है। वह जानता है कि उसके बिना कुछ नहीं होगा और वह कहता है, ठीक है मैं आपकी मदद करूँगा। वह आखिरकार कहता है, लेकिन मेरी बहनों की सुरक्षा पहले आएगी।
मैं इस लड़ाई में अपने साथ उन्हें शामिल नहीं कर सकता। एसडीएम साहिबा मुस्कुराती है और कहती है, हम तुम्हारी बहनों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। तुम बस हमारे साथ रहो और हम सब मिलकर इस अन्याय का सामना करेंगे। इसके बाद जो एसडीएम मैडम है और जो पीसीएस अधिकारी मैडम है वो दोनों उसे समझाती है और कहती है, कोई बात नहीं, जो तुम्हारी बहनें हैं वो हमारी बहनों के समान हैं और तुम अपने आप को अकेला मत समझो। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारी बहनों को हम अपने पास ही रख लेंगे और शहर के अंदर काफ़ी सारे ऐसे कोर्स हैं जिनको करने के बाद वह अच्छा खासा वेतन कमाने लगेगी और इनका टाइम अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। और मैं तो कह देती हूँ कि तुम भी गांव छोड़कर शहर में ही आ जाओ और शहर में तुमसे ऐसा कुछ कहने वाला कोई भी नहीं होगा। इसके बाद एसडीएम मैडम अमन से पूछने लगती है कि तुम्हारी बहनों ने कहाँ तक पढ़ाई की है। तो अमन मैडम को बताता है कि मेरी बहनों ने 10वीं क्लास कर रखी है और उसके बाद उनकी पढ़ाई मैंने बंद करा दी थी। इसके बाद एसडीएम मैडम किसी व्यक्ति को फ़ोन करती है और उन्हें उन लड़कियों के बारे में बताती है और कहती है कि 10वीं क्लास कर रखी है, अब कोई ऐसा कोर्स बताओ जिस कोर्स को करने के बाद यह अच्छा खासा रोज़गार कमाने लगे। उसके बाद वो व्यक्ति उन्हें एक कोर्स बताता है और उस कोर्स के एडमिशन के लिए वो कल के लिए बोलने लगता है। तो अमन से एसडीएम मैडम कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, कल तुम्हारी बहनों का एडमिशन हो जाएगा और यहाँ पर तुम्हारी बहन बिल्कुल सेफ़ है और तुम्हें केवल उन व्यक्तियों के खिलाफ गवाही देनी होगी ताकि हम उन पर आगे की कार्यवाही कर सके। क्योंकि एसडीएम मैडम और पीसीएस अधिकारी जी काफ़ी दिनों पहले इनके बारे में चर्चा कर रही थी और इसी वजह से वो चाहते थे कि कोई गवाही देने वाला मिल जाए, तो उसके बाद इन लोगों पर कार्यवाही अच्छी तरह से की जाएगी। अब इतने बड़े अधिकारियों के सामने अमन की हिम्मत भी बढ़ जाती है और उसके विचलित मन को थोड़ी शांति महसूस होती है और वो भी गवाही देने के लिए राज़ी हो जाता है। जो एसडीएम मैडम होती है वो वहीं के थाने में फ़ोन मिलाती है और फ़ोन मिलाने के बाद उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हिदायतें देती है। उसके बाद थाने से पुलिस सीधा उन लोगों के घर जाती है और वहां जाने के बाद उन लोगों पर कार्रवाई करने लगती है। इसके बाद वह लोग पुलिस से बदसलूकी करते हैं और इसी कारण से पुलिस उनको अपने साथ बैठाकर थाने ले आती है। वहां आने के बाद उन्हें पहले तो लॉकर में बंद कर दिया जाता है और इसके बाद अमन की गवाही के आधार पर कार्यवाही आगे बढ़ती है। जैसे ही यह बात गांव में चारों तरफ फैलती है कि उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, वह अमन की वजह से विलेन बन जाते हैं और अमन एक हीरो के रूप में सामने आता है। चारों तरफ इस बात की चर्चा होने लगती है क्योंकि गांव के कई लोगों को उन्होंने प्रताड़ित किया था। अब जब कार्रवाई चल रही थी तो उनसे पूछा गया कि क्या तुम्हारे पास उन पैसों का कोई रिकॉर्ड है जो तुमने इन लोगों को दिए थे, या कोई डायरी तो होगी जिसमें तुमने उन पैसों को लिखा होगा। इसके बाद वो लोग चुप हो जाते हैं। साफ बात थी कि उन्होंने ज़मीन को इस तरह से हड़प लिया था। ना तो अमन के पिता ने उनसे कोई पैसे लिए थे और ना ही उन लोगों ने अमन को कोई पैसे दिए थे। वो लोग जिनकी ज़मीन वे हड़पना चाहते थे उनके खिलाफ एक कहानी रचा करते थे और उसी आधार पर कहते थे कि तुम्हारे पिताजी ने इतने पैसे लिए थे और उनका ब्याज मिलाकर अब तक इतना हो गया है। फिर वे धमकी देते थे कि या तो ये ज़मीन दे दो वरना तुम्हारा घर भी नीलाम हो जाएगा। अगर तुमने वो पैसे नहीं दिए तो देख लेना, तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। वह इस तरह से गांव के काफ़ी ज़मीन अपने नाम करवा चुके थे। इसके बाद उन लोगों पर कार्रवाई की जाती है। अमन का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और सभी आशा करते हैं कि उसे अच्छी तरह से न्याय मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह थी कहानी अमन की, जिसकी ज़मीन को ज़बरदस्ती हड़पना चाहते थे कुछ लोग, लेकिन 2 महिला अधिकारियों की वजह से उसकी ज़मीन शायद बच जाएगी और गांव में उन लोगों का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं अमन के बारे में, और सुमिता मैडम और एसडीएम साहिबा के बारे में आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। ये कहानियाँ आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप इन कहानियों से कुछ सीख सके और अपने जीवन में उन सीखों को लागू कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।